अब टी बीम को एनालाइज करने की जो प्रक्रिया है वो देखते हैं। उसमें 3 केसेस बनते हैं। ये सारे जो 3 केसेस है ये डिफाइन किए जाते हैं न्यूट्रल एक्सिस से। XU एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ये न्यूट्रल एक्सिस जो है ये ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब ये तीनों केसेस मैं एक्सप्लेन करूँगा और कैसे न्यूमेरिकल सिंप्लीफाइड वे से छुड़ा सकेंगे वो भी मैं एग्जाम्पल के तौर पर 3 न्यूमेरिकल लेके तीनों केसेस के उसको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और ये बहुत सिंपल लगेगा आपको। अदरवाइज थोड़ा ये टी बीम जो है ये कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है, वैसे डब्ल्यू भी लगता है, लेकिन मैंने उसको सिंप्लीफाइड वे से एक्सप्लेन किया है। सिमिलरली ये टी बीम भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब चिंता मत कीजिए, सारे केसेस और सारे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और बेसिक कंसेप्ट क्लियर अगर रहा तो बहुत जल्दी मेमोराइज करने में आसानी होती है। ओके, तो केस नंबर 1 थोड़ा केयरफुली देखिए आप सब। व्हेन न्यूट्रल एक्सिस लाइज विद इन द फ्लैंज। अब फ्लैंज वेव ये तो मालूम है, फ्लैंज ऊपर वाला ये पोर्शन को बोला जाता है फ्लैंज, और ये जो पोर्शन है ये इसको बोला जाता है वेव, वर्टिकल पोर्शन जो है वो। ओके, अब इसमें न्यूट्रल एक्सिस, और जितने भी बार मैं न्यूट्रल एक्सिस बोलूँगा वो डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस रहेगा XU। लिमिटिंग तो फिक्स है, उसको क्या है 0.48 0.53 D मल्टीप्लाई करना है, वो नहीं। ओके, तो XU इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब यहाँ पे क्या बोला है कि व्हेन न्यूट्रल एक्सिस लाइज विद इन फ्लैंज, फ्लैंज के अंदर ही न्यूट्रल एक्सिस है, तो ट्रेस ब्लॉक कैसे बनेगा। अब ये जो फ्लैंज है, फ्लैंज के अंदर है न्यूट्रल एक्सिस। ओके, सो हियर ये XU जो है ये अपना यहाँ पर ही है, यहाँ तक ही XU है। ओके, तो ट्रेस ब्लॉक XU के ऊपर ही शुरू होता है। कंप्रेशन के लिए ट्रेस ब्लॉक जो बनाते हैं वो XU के ऊपर। ओके, अब ये ट्रेस ब्लॉक बन गया, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला जो कंक्रीट है दैट इज अंडर कंप्रेशन। ओके, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला जो कंक्रीट है उसको अपन निग्लेक्ट करते हैं। सारा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे रहता है टेंसाइल फोर्स, ऊपर में कंप्रेशन, तो कंप्रेशन फोर्स कंक्रीट ले लेगा। और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो है ये कंक्रीट अपन निग्लेक्ट करते हैं। सारा के सारा टेंसाइल फोर्स इज बोर्न बाय स्टील ओनली, स्टील को ही लेना है। ये अपना लिमिट स्टेट का, वर्किंग स्ट्रेस का यही कंसेप्ट है। दोनों भी मेथड जो है, लिमिट स्टेट मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उसमें सेम कंसेप्ट है। एक कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, अब वीक है 10% ही लेता है, उसके जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसके 10% लेता है। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही तो बहुत कम रहती है एज कंपेयर टू स्टील। स्टील की अगर 350 कंप्रेसिव है तो कंक्रीट की 20, और मैक्सिमम हाई ग्रेड यूज किए तो 80, उतना करते ही नहीं है ना। 20 टू मैक्सिमम 30-40 तक जाते हैं, तो उसकी टेंसाइल तो उसकी और कम है, तो अपन उसको नेग्लेक्ट ही करते हैं। ओके, अब अगर ये कंक्रीट लेना ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये जो है नीचे वाला, मैं इमेजिनरी ये लाइन निकाल रहा हूं, ये लाइन, या तो फिर ऐसे पूरी ले लो। ओके, अब मैं ये रेक्टेंगुलर बीम अगर कंसीडर करता हूं तो क्या प्रॉब्लम है। ये रेक्टेंगुलर बीम है जिसमें ये है ही नहीं अभी, सपोज टू बी दिस इज नॉट अवेलेबल। अब ये रेक्टेंगुलर बीम अगर है, आप इसको अगर देखेंगे, ओके, अब ये निकाल लिया मैंने साहब, तो अब तो रेक्टेंगुलर बीम बन गई। और रेक्टेंगुलर बीम अपन ने सॉल्व नहीं किया है ना। ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और बाद में ये इधर का तो कंक्रीट लेना ही नहीं है। सो इट इज जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर बीम सिंगली रेनफोर्स, और आई कैन से सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम जैसी हो गई है। तो अपनी जो मेथड है
सिंगली रेनफोर्स बीम की, वो ही लगा सकते हो उसको, बहुत आसान है ये। ओके, तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं फिर से रीड्रॉ करता हूँ ये ओरिजिनल टी बीम। नहीं तो आपको लगेगा ये रेक्टेंगुलर बीम ही है, एक्चुअली इट वॉज टी बीम, लेकिन समझने के लिए ये हो गया, ये टी बीम है, लेकिन रेक्टेंगुलर कंसिडर कर सकते हैं, बराबर है, क्योंकि ये कंक्रीट को हटा नहीं है, स्टील को रखना है सिर्फ। ओके, नाउ एनालाइज टी बीम एज रेक्टेंगुलर बीम। रेक्टेंगुलर बीम जैसे एनालाइज करना है ऑफ विड्थ। अब सिर्फ ये बीम की विड्थ क्या रहेंगी रेक्टेंगुलर की, ये रहेगी यहां से यहां तक बी एफ, विड्थ ऑफ फ्लैंज। बी एफ क्या कैसे निकालना है, ये फार्मूले वगैरह वो दिए है मैंने। ये बी एफ, विड्थ बी एफ, एंड साइज क्या रहेंगी उसकी, रेक्टेंगुलर बीम की साइज ये रहेंगी बी एफ इंटू डी। अब कैपिटल डी तो अपन कहीं लेते ही नहीं है, करके मैंने यहाँ पे बी एफ इंटू डी, उसका काम नहीं गिरता है, सिर्फ ये बताने के लिए। ओके, अब रेक्टेंगुलर बीम के लिए पहले सबसे पहले चीज अब एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग। ओके, रेक्टेंगुलर बीम के लिए या कहीं पे भी पहले एक्सयू पे फोकस करना है, हर बार बता रहा हूं मैं। एक्सयू निकाल लेंगे, ओके, और वो एक्सयू जो है ये डीएफ के नीचे या इक्वल चलेगा। अब विद इन द फ्लैंज है, फ्लैंज के अंदर अब एक्सयू की वैल्यू यहां से यहां तक कितने भी रहो, देयर इज नो प्रॉब्लम। न्यूट्रल एक्सिस अगर मान लो यहां तक है, बिल्कुल एज तक, तो भी ये ब्लॉक ऐसे बनेगा, तो भी रेक्टेंगुलर ही कंसीडर कर सकते हैं। ओके, न्यूट्रल एक्सिस इसके नीचे गया तो फिर ये है, तो प्रॉब्लम्स है। अगर न्यूट्रल एक्सिस डीएफ इतना है, इक्वल टू है या डीएफ से कम है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज, डीएफ है ना डेप्थ ऑफ फ्लैंज, उससे कम है या उसके इक्वल टू है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रेक्टेंगुलर बीम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बिलो न्यूट्रल एक्सिस कंक्रीट भी एज्यूम क्रैक, नेग्लेक्टेड। ओके, फाइंड एक्सयू, वो नीचे रहेगा, देन एक्सयू लिमिटिंग। एक्सयू लिमिटिंग वही अपने कोएफिशिएंट लगाना है, 0.53, 0.48, 46 वगैरह। ओके, अब ये दोनों का कंपेयर करेंगे, अंडर है कि ओवर है, रेगुलर प्रोसीजर है, बहुत बार देख चुके हैं। ओके, सो वो चेक कर लेंगे। फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अगर अंडर इनफोर्स है तो टेंशन साइड से, ओवर इनफोर्स है तो कंप्रेशन साइड से। ओके, वही लिखा है। अगर अंडर है, ये है अंडर के लिए, ये है नो, ये है ओवर के लिए, कंप्रेशन साइड से है ना, कंप्रेशन साइड से अगर है तो फिर ओवर रेनफोर्स अगर है, इसका मतलब स्टील ज्यादा है तो फेल कंक्रीट की तरफ से होगा, जो कम है वो फेल होगा, तो कंक्रीट की तरफ से, तो ओवर के लिए। अंडर कब, स्टील कम है कंक्रीट के कंपेरिजन में, अगर स्टील कम है तो स्टील के तरफ से फेलियर होने के चांसेस है, बराबर है, तो फिर ये स्टील के तरफ से कब होगा, जब अंडर रहेगा। और ये अंडर ओवर कहां से पता चलेगा, व्हेन वी कंपेयर एक्सयू एंड एक्सयू लिमिटिंग। एक्सयू निकालेंगे, एक्सयू लिमिटिंग, प्रोसीजर एक्सयू निकालने की वही रहेगी, न्यूमेरिकल में और तो लेने वाला हूं मैं डिटेल। ओके, तो ये जनरल स्टेप रहेंगे। रेक्टेंगुलर बीम, सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम है ये। ओके, हो गया। अब केस नंबर 2, अब ये न्यूट्रल एक्सिस यहां तक अगर है, ये देखो मैंने यहां पे लिखा है, ये एक्सयू इज लेस देन और इक्वल टू डीएफ, केस नंबर 1। अगर एक्सयू डीएफ से ज्यादा है, डीएफ यानी डेप्थ ऑफ फ्लैंज से ज्यादा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब जो चीजें हैं ये इसलिए हो रही है कि ये अपना स्ट्रेस ब्लॉक सीधा नहीं है ना। स्ट्रेस ब्लॉक कहाँ सीधा है, रेक्टेंगुलर है और बाद में पैराबोलिक है। अब पैराबोलिक अगर है तो फिर कितना है उसका, फिर उतने ही पोर्शन का एरिया
फिर कितने ट्रेस डेवलप होंगे, उतने पैराबोलिक का इफेक्ट तो आना चाहिए। वो सब जो तकलीफ हो रही है अपने को, ये सब केसेस जो बन रही, ये पैराबोलिक फिगर होने की वजह से। ये अगर सिंपली रेक्टेंगुलर रहता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं रहने दो। सिर्फ अलग अलग पोर्शन में जो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होता है, फ्लैंज में कितना छोटा सा वेव आया तो वेव में कितना, वो अलग से कैलकुलेशन कर सकते थे। वो केस वर्किंग स्ट्रेस में थोड़ा सा आसान है, थोड़ा। ओके, अब आप केस नंबर 2 देखिए, जिसमें न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो उसमें भी एक प्रॉब्लम है। ये जो है ट्रेस ब्लॉक इस तरह है, स्ट्रेट लाइन रेक्टेंगुलर एक पोर्शन, और बाद में नीचे वाला पैराबोलिक। ओके, और अपने को ये पता है यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये होता है 4/7 यक्षु, ये अपन निकाल चुके हैं। और ये जो डिस्टेंस होता है 3/7 यक्षु। अगर यक्षु डीएफ से ज्यादा है, डीएफ से यक्षु ज्यादा है, तो ये ट्रेस ब्लॉक नीचे जाएगा, नीचे गया। लेकिन डेप्थ ऑफ फ्लैंज, डेप्थ ऑफ फ्लैंज डीएफ, डीएफ की वैल्यू अगर 3/7 से कम अगर रहती है तो अपने को वहां पे रेक्टेंगुलर पोर्शन मिल जाएगा। ये केस देखते हैं अभी, बाहर समझ में और अच्छे से आएगा। अब केस नंबर 2, व्हेन न्यूट्रल एक्सिस लाइज आउटसाइड ऑफ फ्लैंज, फ्लैंज के बाहर है यानी नीचे है ना, नीचे है ऐसा, एंड डीएफ इज लेस देन 3/7 यक्षु, 3/7 यक्षु, उससे कम है डीएफ, तो क्या होता है? अब देखिए, ये तो समझ में आया होगा, ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसका कैलकुलेशन करके ये कैसे आता है ये भी बता दिया है मैंने सिंगली रेनफोर्स के टाइम। ओके, अब देखिए ये टीबी में इसका ये बीएफ विड्थ ऑफ फ्लैंज, ये डेप्थ है। ओके, यहां से यहां तक ये डेप्थ है, बराबर है। अब यक्षु 3/7 यक्षु यानी ये, इससे ये कम है। ओके, सो हियर आई राइट डाउन लाइक दिस 3/7, इससे ये वैल्यू कम है। देखो आप, इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर पोर्शन जो है ये इधर ऐसे आ रहा है, बराबर है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन जो है ये डीएफ से ज्यादा हो गया तो अपने लिए एडवांटेज है, काम कम हो गया, क्योंकि पैराबोलिक फिगर आ ही नहीं रही वहां पे। ओके, वो तो देखते हैं आगे। ये एक चीज। अब इस केस में अपने को क्या करना होता है, एक सिंपल थोड़ा इस बीम को स्प्लिट करना है। कैसे? अब देखो, मैं इस बीम को अब क्या करता हूं, ये ऐसे बना लेता हूं, ये ऐसे 2 पार्ट। अगर मैं इसको फॉरगेट करता हूं दोनों तरफ से, तो ये तो मेरी रेक्टेंगुलर बीम बन गई। अब ये रेक्टेंगुलर बीम बोले तो सिंगली रेनफोर्स बीम नहीं हुई है, हो गई, लेकिन प्लान जो है वो छूट गया है, वो एरिया। ओके, इसको अलग से ले लेंगे, ठीक है। ये दोनों तरफ का प्लान जो है वो, ओके, उसकी कैलकुलेशन कैसे आगे देखेंगे। तो इस टी बीम को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक सेंट्रल पोर्शन अलग, जो अपने को सिंपल सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम जैसी एक्ट होगी, और वो फ्लैंज का इफेक्ट जो है वो ऐड करेंगे। ओके, ये कब पॉसिबल है? ये अगर रेक्टेंगुलर पोर्शन इससे ज़्यादा मिल गया तो ये अपने के लिए बहुत आसान हो गया। और ये फिर पैराबोलिक रहने दो या कुछ भी रहने दो, इसके लिए तो देखा ही है रेक्टेंगुलर बीम में ये अगर फिगर ये ट्रेस ब्लॉक अपन ने यूज किया है, ये पैराबोला वगैरह सब आ गया। ओके, लेकिन इसमें पैराबोलिक इफेक्ट नहीं आ रहा है ना, क्योंकि यहां पर ये ज्यादा होने की वजह से
ये पैराबोलिक इफेक्ट इसमें नहीं आ रहा है, फ्लैंज में, इसमें आ रहा है, तो इसके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। हो गया? तो ये करना है। अब अपने को ये जो बचा हुआ है ये कितना होगा? कुछ नहीं, टोटल बी एफ पता है, ओके, माइनस बी डब्ल्यू पता है, विड्थ ऑफ वेव, बी एफ में से बी डब्ल्यू अगर चले जाता है और डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ये पोर्शन बनेगा, इधर वाला ये, बराबर है, ये ऐसे, और ये भी उतना ही रहेगा, दोनों सेम रहेंगे, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू बाय 2, ये हाफ, और इधर का हाफ बी एफ माइनस बी डब्ल्यू बाय 2। अब दोनों को जोड़ दिए तो ये 2 निकल जाएगा, एक ही बात है ना। ये अगर मैं टोटल करूं तो क्या आएगा? बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, दोनों को जोड़ देना है तो 2 इंटू ये होगा, 2 2 कैंसिल, ये ओके, यहां तक ठीक है। अब यक्षु, ये कैसे निकालना? अपने को ये पता है कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, बेसिक इक्वेशन है, मैं बेसिक से कभी भी बताता हूं, ओके। अब टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स, ओके। अब फिलहाल यक्षु तो मालूम ही नहीं है, लेकिन अभी यक्षु निकाल रहे अभी, ओके। ये पहले कौन से केस में बैठता है, न्यूमेरिकल दिया हुआ, ये पता कुछ भी नहीं रहेगा, उसके लिए अलग से एक चीज मैं बताऊंगा बहुत सिंपल वे से, उससे एक अंदाज आ जाएगा और फिर से अपन प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। वो पहली स्टेप रहेगी इंपॉर्टेंट। अब यक्षु अगर निकालना है तो अपन सिंपल करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। अब कंप्रेसिव फोर्स जो है ये वेब और ये फ्लैंज दोनों मिला के बनेगा, है ना। तो ये जो फोर्स है ये वेब, ओके, और ये फ्लैंज, ये दोनों मिला के कंप्रेसिव फोर्स बनेगा। तो कितना होगा? तो सी यू डब्ल्यू, सी स्टैंड फॉर कंप्रेशन, यू तो अपना कॉमन है अल्टीमेट, डब्ल्यू वेव, यानी ये पोर्शन में कितना कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो सकता है। कंप्रेसिव फोर्स या फोर्स, स्ट्रेस इनटू एरिया, ओके, वो देखेंगे। सी यू या कंप्रेसिव फोर्स इसमें कितना डेवलप हो रहा है दोनों मिला के, एंड दैट इज इक्वल टू, ये जो है ये अपना न्यूट्रल एक्सिस, ओके, और इसके नीचे का कंक्रीट तो लेना ही नहीं है। तो यहां पर जो जनरेट हो रहा है कंप्रेसिव फोर्स, ये सी यू जो है टोटल है, ये दोनों को मिला के। अब यहां पे मैंने लिखा नहीं है, सी यू टी यू, ओके, ये सी यू एंड इक्वल टू टी यू। नीचे का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कंक्रीट तो वीक है, उसको नेग्लेक्ट करना है, सारा टेंसाइल फोर्स स्टील को लेना है, दैट इज टी यू। तो ये सी यू एफ यानी कंप्रेसिव फोर्स रजिस्टर्ड, कंप्रेसिव फोर्स डेवलप इन द फ्लैंज, ये पोर्शन में दोनों मिला के, ओके, दोनों मिला के एक है, और ये पोर्शन में सी यू डब्ल्यू, हो गया। ये हो गया कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे एक कंप्रेसिव फोर्स रहेगा और दूसरा हाफ इधर, बोले तो ये दोनों मिला के एक रहेगा, ओके। अब इक्वेशन सी यू डब्ल्यू के लिखते पहले, वेब का ये वाले रेड कलर, ये तो रेक्टेंगुलर है, ट्रेस ब्लॉक है, नहीं यहां पर मैंने जो बताया ना, ये कुछ अपने काम का नहीं है, ये अपने को यहां तक जाना है, यहां तक, ये सारा न्यूट्रल एक्सिस ये है, न्यूट्रल एक्सिस तक है ना। हाँ, तो ये रेक्टेंगुलर बीम हो गई, तो इसमें कितना फोर्स डेवलप होगा, ओके। इसमें एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया, ओके, एवरेज स्ट्रेस, एवरेज 0.36 FCK, एवरेज स्ट्रेस 0.36 FCK हो गया, इनटू एरिया, एरिया क्या लेना पड़ेगा, इसका एरिया, ये यक्षु, ये देखो ये यक्षु, इनटू
बी डब्ल्यू, एक्स यू इंटू बी डब्ल्यू, इसका एरिया, ये बी डब्ल्यू और ये एक्स यू, ये टोटल एरिया। तो ट्रेस इंटू एरिया, इसमें हो गया कंप्रेसिव फोर्स। अब वैसे ही सेम प्रिंसिपल यहां लगाना है फ्लैंज में। इस फ्लैंज में एवरेज स्ट्रेस कितनी रहेंगी? एवरेज स्ट्रेस, अब ये फ्लैंज के लिए ये तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो यहां पैराबोलिक का इफेक्ट है ही नहीं। जो स्ट्रेस इस फाइबर में है, ये वाली, वही स्ट्रेस यहां पर रहेंगी, बराबर है। यहां पर जो स्ट्रेस है ये वाली स्ट्रेस, इस फाइबर में भी यही वाली स्ट्रेस है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, स्ट्रेस सिंपल है ना, ऐसे 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 ये स्ट्रेस यूनिफॉर्म है। सो एवरेज स्ट्रेस विल बी 0.446। अब 0.446 और आईएस ने दूसरे भी रिकमेंड किया 0.45। ओके, ये लो है, वो लोग कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला वैल्यू में वगैरह, तो आगे अगर लगता है तो अपन 45 भी ले सकते हैं, अभी ले लेंगे। ओके, ये एवरेज स्ट्रेस। अब सवाल है एरिया। अब यहां का एरिया, ये दोनों मिला के एरिया, दोनों मिला के विड्थ कितनी है? इधर में ये हाफ और टोटल मिला के ये होगी, ये विड्थ है, ये विड्थ हो गई, एक डायमेंशन हो गया। एरिया चाहिए बोले तो उसको डेप्थ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड डेप्थ इज डीएफ हो गए। सो स्ट्रेस इनटू दिस टू डायमेंशन मींस एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया हो गया ये कंप्रेसिव फोर्स। सिमिलरली टेंसाइल फोर्स, अब टेंसाइल फोर्स के लिए वही फोर्स निकालना है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस इन स्टील इज 0.87 FY, वैसी FY रहती है, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने के बाद स्ट्रेस बनेगी ये, दिस स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, देन वी गेट फोर्स, ये एरिया ऑफ स्टील। अब ये इक्वेशन में सारे वैल्यूज पता रहेंगी एक्सेप्ट ये वैल्यू, ये नहीं रहेंगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद एक्स यू मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप एक्स यू क्या आएगी? अब नेक्स्ट रहेंगे अपनी एक्स यू लिमिटिंग, और ये इक्वल टू है, क्या है ये, है ना, ग्रेटर है, इक्वल टू है या स्मॉलर है, चलेगा। अगर एक्स यू लिमिटिंग से ये कम है तो अंडर एनफोर्स, इक्वल है तो बैलेंस, और ज़्यादा हो गए तो और कभी डिजाइन करते नहीं है। अगर नहीं डिजाइन करना है तो एक्स यू की मैक्सिमम वैल्यू जो ले सकते हैं अपन, एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, सो वी कैन यूज दैट वैल्यू ऑफ एक्स यू, जो भी अपनी है वो मिनिमम वैल्यू लेना है। और ये इक्वेशन, अब ये इक्वेशन कैसे आया? अब यहां पर ये कंप्रेसिव फोर्स जो है, ये यहां पे एक अलग रहेगा, यहां अलग रहेगा, है ना, दोनों के लिए अलग अलग। तब ये जो है, इसके लिए फिर ये दोनों को कंबाइन करके एक फोर्स निकालना पड़ेगा, उसकी सीधी निकालना पड़ेगा, वो बड़ा काम हो जाएगा, है कि नहीं? इससे अच्छा है कि मोमेंट ले लो, कौन से पॉइंट पे? स्टील से। यहां से डिस्टेंस गिनना आसान है। इसका सेंट्रॉइड, यानी ये स्ट्रेस ब्लॉक का सेंट्रॉइड, बराबर है, यहां से आसान है। फ्लैंज का सेंट्रॉइड भी आसान है ये डिस्टेंस गिनना, क्योंकि मोमेंट लेते समय फोर्स इंटू डिस्टेंस रहता है। अब फोर्स तो पता चल गई, कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकालना है, ये दोनों टेंसाइल फोर्स कैसे निकालना है, ये पता चल गया है, बराबर है। अब उसका यूज करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है अपने को लीवर आर्म से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। अब देखो CU W, यानी ये वेव, मल्टीप्लाई बाय ZW, यहाँ का लीवर आर्म। ओके, ये ट्रेस ब्लॉक जो होता है, ये अपने को पता है, इसका ये सिर्फ ट्रेस ब्लॉक जो मैं यूज कर रहा हूँ इसके लिए ये CU होता है अपना। अब CUW बोलो, और ये डिस्टेंस होता है 0.42 XU, वहाँ पे भी बताया, यहाँ पे बताया। ओके,
बार बार हो चुका है। तो ये ट्रेस ब्लॉक के लिए यहां से ये बनेगा अपना जेड, एंड दैट जेड इज इक्वल टू डी माइनस 0.42 यक्षु। काफी बार हुए, ओके। हाँ, तो यक्षु डब्ल्यू इंटू जेड डब्ल्यू प्लस दूसरा कंप्रेसिव फोर्स, ये फ्लैंज में जो जनरेट हो रहा है वो, उसका सेंटर कितना रहेगा? वो तो सिंपल है, यहां से यहां तक का सेंटर, क्योंकि यहां पे ट्रेस ब्लॉक जो है रेक्टेंगुलर है, पैराबोलिक इफेक्ट आएगा नहीं, बराबर है। अब ये कंप्रेसिव फोर्स, ये हो गया एवरेज स्ट्रेस इंटू ये एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया फोर्स हो गया। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि एक भी टर्म अगर मिस हो गई तो प्रॉब्लम पूरा कोलैप्स हो जाता है ना। एक्स भूल गए या बी भूल गए, तो ये ध्यान में रखना है कि फोर्स बनाना है तो स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया बोले तो 2 डायमेंशन आना ही चाहिए, इंटू डी माइनस 0.42 एक्सयू पहला फोर्स इसके लिए। अब इसका कंप्रेसिव फोर्स जो है यहाँ पे रहेगा, है ना ये। अब यहाँ से ये डिस्टेंस कितना रहेगा? बराबर है, ये टोटल डी है, यहाँ से यहाँ तक डी है, ये तो डी है ना, अपने को पता ही है। यहाँ से यहाँ तक, ये सेंटर तक डी है, ये निकालना है। डी में से कितना माइनस करना पड़ेगा? ये टोटल डी एफ है, डी एफ बाई 2, ओके। तो ये स्ट्रेस इंटू ये यहाँ से यहाँ तक एरिया, ये जो मैंने ऊपर में बताया है वही लिखा हुआ है। अब सिर्फ डी, डी माइनस ये जो है ये रहेगा डी एफ बाय 2, ये टोटल डेप्थ डिवाइडेड बाय 2 विल बी दिस 1/2। तो यहां से ये डिस्टेंस लेना है, ओके, ये वाला, ओके। तो फिर डी माइनस डी एफ बाई 2, क्योंकि सेंट्रॉइड जो है यहां पे है कंप्रेसिव फोर्स का, ये यहां पे, ओके। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। अब केस नंबर 3, इसमें और इसमें अभी फर्क क्या है? इसमें क्या हुआ, रेक्टेंगुलर पोर्शन ये ऐसा नीचे आ गया सटक के, अगर नीचे आ गया तो ये डीएफ जो है ये कवर हो गया। लेकिन अगर ये पैराबोलिक फिगर जो है ये नीचे में स्टार्ट हो रही, यहां से स्टार्ट हो रही इस लाइन से, ये अगर ऊपर से स्टार्ट हुई तो क्या करेंगे? इसका मतलब डीएफ जो है ये ग्रेटर देन 3/7 एक्सयू, तब वो बनेगी केस नंबर 3, जिसमें ये पैराबोलिक फिगर बीच में आ रही। अब देखो, अब केस नंबर 3, व्हेन न्यूट्रल एक्सिस लाइज आउटसाइड द फ्लैंज, फ्लैंज के बाहर तो है ही, फ्लैंज के अंदर है तो केस नंबर 1, फ्लैंज के बाहर है तो उसमें 2 केसेस, एक और दूसरी। अब दूसरी केस क्या है, डीएफ की वैल्यू 3/7 एक्सयू से ज्यादा है, डीएफ इज ग्रेटर देन 3/7 एक्सयू। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो है यहां से पैराबोलिक फिगर स्टार्ट हो रही, अब ये पैराबोलिक में ये जो पोर्शन आ गया इधर बीच में, फिर यहां पे क्या करना पड़ेगा, ये फोर्स तो ठीक है यहां तक का, लेकिन ये पोर्शन के लिए पैराबोलिक होने की वजह से स्ट्रेस थोड़े से कम करने पड़ेंगे, फिर वो एवरेज स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, ये सब दिक्कत है। उसके लिए आईएस ने एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन दे दिया है, उसका यूज करेंगे तो प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। सिर्फ एक इक्वेशन एडिशनल जो आईएस ने दिया है उसका लॉजिक मेरे को भी पता नहीं है, जो है वो है, बहुत रिसर्च करके बनाते हैं, वो इक्वेशन जैसे कि वैसे अपने को यूज करना होगा। देखते हैं, अब केस तो समझ में आए होंगे कि ये पैराबोलिक फिगर जो है ये इसके अंदर चली गई, इसमें पैराबोलिक फिगर जो है ये इधर थी ऐसी यहां पर, है ना, और ये इधर है, और ये पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, पैराबोला है ही नहीं, लेकिन पैराबोलिक फिगर फ्लैंज के अंदर चली गई, अब ये जोन में चली गई, हाँ इधर में ऐसी,
तो इसमें दिक्कत जाएंगी। देयरफॉर IS 456 ये ईयर है, इंट्रोड्यूस मॉडिफाइड डेप्थ। अब ये क्या किया है IS ने, ऐसी डेप्थ बना दी अपने को एक, कि वो डेप्थ जो है ये वाली DF जो है वो IS ने दी हुई DF बनाना है। देखते हैं, पहले पढ़ लेंगे। ओके, इंट्रोड्यूस मॉडिफाइड डेप्थ YF, Y नॉर्मली स्टैंड फॉर वर्टिकल डिस्टेंसेस, F फॉर फ्लैंज, विच कैरीज यूनिफॉर्म स्ट्रेस। ये स्ट्रेस यूनिफॉर्म, जैसे यहाँ पर हुआ ना, स्ट्रेसेस यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म है तो करके ये जम गया। तो ऐसी डेप्थ लो कि जिसमें वो जो स्ट्रेसेस है वो यूनिफॉर्मली एक्ट होंगे। अब ये 0.446 FC के, या तो फिर ये भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, उसके लिए ये इक्वेशन दिया है। ये इक्वेशन क्या है, 0.15 XU प्लस 0.65 DF, और ये वैल्यू इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन YF। वो तो बराबर है, वो अगर वैल्यू DF से ज़्यादा हो गई फिर पैराबोलिक इफेक्ट आ जाएगा, वो नहीं आने देना है, इसलिए ये रहना चाहिए। अब ये क्या है, ये ऐसी एक डेप्थ है, अपन यहाँ पे मानते हैं। ओके, ये कुछ ऐसी यहाँ पर ऐसी एक डेप्थ है जो अपन YF बोलेंगे, ये वाली, इससे थोड़ी कम, बराबर है, लेकिन इससे ज़्यादा। ये ऐसी डेप्थ है कि यहाँ तक अपन ये पूरा जो है ब्लॉक, और ये फ्लैंज, दिस फ्लैंज हैविंग यूनिफॉर्म स्ट्रेस, जो ये स्ट्रेस है वो स्ट्रेस यूनिफॉर्म यहाँ तक रहेंगी, और पैराबोलिक इफेक्ट जो है फिर यहाँ से स्टार्ट होगा पैराबोला अपना। पैराबोला अगर खिसक गया, रेक्टेंगुलर पोर्शन अगर अपने पास में अवेलेबल है तो सेम केस है फिर, जस्ट लाइक केस नंबर 2 है ना। तो ये अभी सॉल्व करना है अपने को, जस्ट लाइक केस नंबर 2। केस नंबर 2 जैसे ही सॉल्व करना है, सिर्फ ये इक्वेशन अपने को याद रखना होगा और ये इक्वेशन का यूज करके ये डेप्थ बनेंगी। ओके, अब फ्लैंज कितना रजिस्ट करेगा, एक एग्जांपल दिया है, मोमेंट रजिस्टर्ड बाय फ्लैंज। अब फ्लैंज में जो स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेसेस कितने हैं, 0.45 FC के। अब एरिया क्या रहना पड़ेगा यहाँ पे फ्लैंज का, BF माइनस BW, क्योंकि ये जो फ्लैंज है, ये इधर का जो पोर्शन है, ये तो अपन ऑलरेडी ऐसे करते हैं, बराबर है। ये पोर्शन इधर में आता है अपना, ऐसे यहां तक। ओके, देयरफॉर विड्थ ऑफ फ्लैंज कितनी रहेगी, टोटल BF, ये BF माइनस ये BW, ये उधर जो बताए वही यहाँ पे BF माइनस BW, ये एक डायमेंशन हो गया। और दूसरा डायमेंशन ये डेप्थ अपने को दी गई है YF, ये दो डायमेंशंस बोले तो एरिया इनटू स्ट्रेस, ये तो हो गया। मल्टीप्लाई बाय सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड कहाँ से, यहाँ से, इसका सेंट्रोइड क्या रहेगा, टोटल डेप्थ है अपनी D, ओके, इफेक्टिव डेप्थ। अब ये पोर्शन में YF है, इतनी डेप्थ लेना है, माइनस YF/2, जैसे वहां पे DF/2 किए थे तो यहाँ पे YF/2 बोले तो ये सेंट्रोइड है ना। और यहाँ से ये ऊपर का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस रहेगा अपना YF/2, ओके। और यहाँ पे दूसरा फोर्स YF/2 हो गया। तो ये है आर्म, यानी ये है अपना Z। अब ये तो सिर्फ फ्लैंज का मैंने निकाल के बताया सिंपल, लेकिन अपने को टोटल अगर निकालना है तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। mu इज इक्वल टू
ये जो लिखा हुआ है पहला इक्वेशन, ये है इसका, ये तो सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम है, ये वाली उसका इक्वेशन। ओके, अब दूसरा फ्लैंज का, ये जो इक्वेशन मैंने बताया वही इक्वेशन, ये दोनों मिला के मोमेंट रजिस्ट होगी, और मोमेंट अपन मोमेंट लेना है तो रेफरेंस पॉइंट कौन सा कंसिडर किया है, यहां से सब डिस्टेंसेस गिने हैं, यहां से इसका सेंट्रॉइड, यहां से ये सेंट्रॉइड। ओके, तो ये अपने को ये आ गए, ये दो वैल्यूज। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज जो है ये टी बीम में, ये अब देखिए कि प्रॉब्लम को स्टार्ट करते समय एक थोड़ा दिक्कत जाती है। सिंगली रेनफोर्स डबली रेनफोर्स में तो अपन ने देख लिया कि न्यूट्रल एक्सिस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है न्यूट्रल एक्सिस निकालना। ओके, तो कुछ ना कुछ क्लू चाहिए, तो ये क्लू के लिए ये एक मेथड यूज कर सकते हैं अपन कि एरिया ऑफ स्टील इन फ्लैंज टू डिसाइड वेदर न्यूट्रल एक्सिस फॉल्स विद इन और आउटसाइड द फ्लैंज, फ्लैंज के अंदर है या बाहर है, ये पहले ही समझने के लिए अपन कंसिडर कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट एरिया रिक्वायर्ड फॉर फ्लैंज, ये जो है ये क्या है, अप्रोक्सीमेट एरिया फॉर द फ्लैंज। अब ये जो टी बीम होती है, अब मैंने यहाँ पर जगह की वजह से और फिगर ऐसी ही बनेगी, थोड़ी बनेगी, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में या न्यूमेरिकल में आप देखेंगे तो बी डब्ल्यू की वैल्यू, यानी ये वैल्यू 230, 300, 230, 300 इतनी रहेंगी ये, और ये जो वैल्यू है बी एफ की वैल्यू ये रहेंगी 1500, 2000 ऐसी। ओके, तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए कि मेजर कंप्रेसिव फोर्स इज टेकन बाय फ्लैंज ओनली। वेव का ये पोर्शन जो है, इसमें से इधर का तो माइनस ही रहता है, और ये छोटा सा पोर्शन जो है ये ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करेगा एज कम्पेयर टू फ्लैंज, तो उसमें भी ये पोर्शन अपन घटा सकते हैं, तो पूरा फ्लैंज, तो ये पोर्शन का, ये छोटे वाले पोर्शन जो है इसका कंट्रीब्यूशन कम रहता है। तो अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेटली दिस फ्लैंज में कितना कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हो रहा है, और कंप्रेसिव फोर्स जनरेट जितना हो रहा है उतना ही टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा। उसके ऊपर अगर स्टील डाल भी दिए, अगर 5 बार लग रहे, आपने 10 डाल दिए, कुछ काम की नहीं है, क्योंकि जितना कंप्रेशन रजिस्ट करेगा उतना ही टेंशन भी डेवलप होगा। C इज इक्वल टू टी, कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन, कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, बराबर है। तो फ्लैंज में कितना कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होता है और स्टील में कितना डेवलप होता है, ये दोनों इक्वल करना होगा, इसको सिर्फ नेग्लेक्ट करेंगे छोटा सा पार्ट को। ओके, तो वही कंसेप्ट से ये दिया हुआ है कि स्टील इन फ्लैंज रिक्वायर्ड फॉर फ्लैंज, ये फ्लैंज में स्टील नहीं है, स्टील जो है ये वेब में है, नीचे ही है, लेकिन स्टील रिक्वायर्ड फॉर फ्लैंज, ये रिक्वायर्ड फॉर फ्लैंज ऐसा लिखा हुआ है। फ्लैंज के लिए कितना, अब वो निकालना है तो C इज इक्वल टू टी, टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंसाइल फोर्स हो जाएगा, यानी यहाँ पे स्टील कितना लगता है फ्लैंज के लिए। ओके, ये 0.87 Fy स्ट्रेस इनटू एरिया, एंड इट इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स, और कंप्रेसिव फोर्स बोले तो फ्लैंज में टोटल, तो ये हो गया स्ट्रेस इनटू एरिया, DF इंटू BF, यानी टोटल कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हियर, यहां पे कितना कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो रहा है उतना ही टेंसाइल फोर्स डेवलप होना चाहिए, ये अपना बोलना है अप्रोक्सीमेटली, है ना, अपना ये कंक्लूजन है। ओके, अब वो सही है या नहीं है वो देखना है। अब यहां से मेरे को ये स्टील की वैल्यू मिल जाएंगी,
इतना स्टील लग रहा है। अब इतना स्टील लग रहा है, लेकिन आपने प्रोवाइड कितने किए? ये हिसाब से अगर 10 बार लग रहे हैं, 16 mm के 10 बार लग रहे हैं मान लो, आपने अगर 4 ही प्रोवाइड किए तो स्टील कम हो गया ना, जो फ्लैंज के लिए चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। कितना भी करो वो हिसाब से लोड लेगा, वो उतना ही लोड लेगा, उतना ही लोड रखेंगे। ओके, सो ये कंपेयर करना है। यशफ से ये अगर कम है, ओके, तो यक्षु जो है ये डीएफ से कम है। ओके, बोले तो विद इन फ्लैंज है। और ये अगर ज्यादा है, ये एएसटीएन है, ये है प्रोवाइडेड, जो प्रोवाइड करेंगे अपन ओ, और ये अप्रोक्सीमेट रिक्वायर्ड। अप्रोक्सीमेट है, ये अप्रोक्सीमेट इसलिए है कि ये जो पोर्शन है वेब का इधर वाला, अब ये तो पूरा नहीं होगा, न्यूट्रलाइजेशन यहाँ है तो ये इतना बचेगा, है ना, उतना अपन ने नेग्लेक्ट किया है। अब उतना भी नेग्लेक्ट किया है बोले तो कुछ ना कुछ तो नेग्लेक्ट किया है ना, तो फिर अप्रोक्सीमेट ही बनेगा। देयरफॉर इट इज रिटन अप्रोक्सीमेटली, उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, ये तो कंपेयर किससे करना है? जो निकालती है वैल्यू ओ, उससे अगर ये कम है तो यक्षु कम है डीएफ से, ये ज़्यादा है यक्षु ज़्यादा है, तो ये अपने को यहाँ से क्ल्यू मिल जाएगा। फिर केस नंबर कौन से इसमें जाना है ये अपन डिसाइड कर सकेंगे। ये समझने के लिए जब न्यूमेरिकल लेंगे तभी समझ में आएगा। सिर्फ अभी अपने को ये ध्यान में रखना है, ये 2 लाइन और ये इक्वेशन तो आराम से ध्यान में रहेगा। ये कंप्रेसिव टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स ही है, बार बार हो चुका है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये ध्यान में रखना है। ये अगर ध्यान में, ये इक्वेशन पहले, बाद में ये, फिर अपना प्रॉब्लम बराबर ऑटोमेटिक चैनलाइज हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम जो है वो आसानी से अपन छुड़ा सकेंगे। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसके बाद मैं ये तीनों केसेस के न्यूमेरिकल्स लेने जा रहा हूँ। ओके।